Hello, dear UPSC aspirants, and welcome to EduTab. So, guys, continuing the same series, this is part 23 of your comprehension practice for top 1000 practice questions for your UPSC CSAT exam. So, guys, इस सीरीज में हम आपको टॉप टॉप 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं in the UPSC CSAT exam. Guys, the purpose of this series is to basically provide you necessary practice and to give you, to boost your confidence to be able to tackle UPSC CSAT in your 2026 UPSC CSAT exam. So guys, this is a comprehension session. You will find similar sessions like this for quantitative aptitude and reasoning as well in the same platform. So if you're here for the first time, do subscribe to the channel and don't forget to like the video. चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं. दिस इज पार्ट 23. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट वीक का जो मैंने आपको होमवर्क पैसेज दिया था, और फिर आज हम कुछ नए पैसेजेस डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू से ही, और उनके हम सॉल्यूशन देखेंगे. और फिर एंड में मैं आपको एक और आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्वेश्चन भी देके जाऊंगा जिसका आंसर आपने मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है. तो चलिए गाइज, विदाउट एनी फर्दर रिड्यू, लेट्स जंप इनटू द सेशन. बट आगे बढ़ने से पहले गाइज, मैं आपको एक बार अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा गाइस. हमारे कोर्सेज जो बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं आपकी प्रेपरेशन के लिए. गाइस, आपको बस क्या करना है, आपको अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in. और जैसे आप edutap.in प्रेस करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे. नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहे हमारे सारे कोर्सेज. इसमें आपको नीचे दिखेगा CSAT कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए और नीचे आइए, और यहाँ पर आकर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल दिखेंगे. गाइस, ये पहले हमारी टेस्ट सीरीज है 2026 के लिए, जिसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे. बट ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज है, बट दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स. गाइज, इस कोर्स में आपको वो सब मिलेगा जो आपको अपनी सीसैट की प्रेपरेशन के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है. हर सब्जेक्ट की रीजनिंग, क्वांट्स, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, सभी की लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी जो आप डे 1 से देखना स्टार्ट कर सकते हो. मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं. और गाइज, इन कोर्सेज की वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर, तो आप अगले 27 के लिए भी इनको यूज कर सकते हो. And guys, we are offering flat 81% discount on these courses. The coupon code is India81. So capital में India81 is the discount coupon that you can use. And guys, do subscribe to the channel if you're here for the first time, because this will help you in your preparation and in your journey ahead for your CSAT exam. तो गाइज, ये था पहला हमारा पिछले साल का होमवर्क क्वेश्चन, पिछले वीक का होमवर्क क्वेश्चन. पहले ये देखते हैं और फिर हम आगे नए पैसेजेस डिस्कस करेंगे. तो उसने हमने अजम्पशन पूछा था कि कौन सा अजम्पशन वैलिड है. तो देखने गाइज, उसमें उसने क्या बोला है, मेनी पीपल इन इंडिया फील दैट इफ वी कट आर डिफेंस एक्सपेंडिचर, कि अगर हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर दें, तो बहुत लोगों को लगता है ऑन वेपन बिल्डिंग वी कैन क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ पीस विद आवर नेबर्स, सब्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएटिंग अ नो वॉर सिचुएशन. कि अगर हम अपने हथियार बनाना बंद कर दें, हथियार बनाने पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर, अगर उसको हम कम कर दें, तो एक क्लाइमेट ऑफ पीस बन जाएगा पड़ोसियों के साथ, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब हथियार ही नहीं तो लड़ोगे किससे, एंड क्रिएटिंग नो वॉर सिचुएशन. लेकिन उसने अगली बात क्या बोली वो देखना, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ. पीपल हु प्रोक्लेम सच आइडियाज are either victims of war or they're propagators of false argument. कि ये ऐसे वो लोग जो ऐसे आइडिया को प्रोक्लेम करते हैं, या तो वो विक्टिम्स ऑफ वॉर हैं, मतलब वो लड़ाई झेल चुके हैं, या फिर प्रोपगेटर्स ऑफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट, कि भाई जो झूठे आर्ग्यूमेंट को प्रोपगेट करना चाहते हैं, ये वो लोग होते हैं. ठीक है, या तो जो लड़ाई झेल चुके हैं, मतलब उनसे चोट खा चुके हैं, उनको लगता है कि भाई हमें हमारे हथियार नहीं होने चाहिए, या फिर जो झूठे आर्ग्यूमेंट प्रोपगेट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए. तो इस बेसिस पे हमें क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने हथियार बनाना कम कर दिया तो हमारा पीस का सिचुएशन या पीस का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा. ये गलत है, ये गलत अजम्पशन है, राइट. क्योंकि उसने बोला है कि दिस इज अ प्रोपगेशन ऑफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो उसने क्या अजम्पशन दिया है, बिल्डिंग ऑफ वेपन सिस्टम्स बाय अस हैज इंस्टिगेटेड आवर नेबर्स टू वेज वॉर्स अगेंस्ट अस, कि हमारे सिस्टम वेपन्स बनाने की वजह से हमारे पड़ोसी हमसे लड़ाई कर रहे हैं. नो, the greater spending on weapon building by us would lessen the possibility of armed conflict with our neighbors. ये assumption है कि हमारा
वेपन बिल्डिंग पे अगर हमारी जो स्पेंडिंग अगर हम वो कम कर देंगे तो लड़ाई के चांसेस कम हो जाएंगे। चलो इसको पोटेंशियली वैलिड रखते हैं अभी। थर्ड, इट इज नेसेसरी टू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी, करेक्ट। मेनी पीपल इन इंडिया बिलीव दैट वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज इन वेपन बिल्डिंग, दिस इज नॉट एन assumption। सो गाइस बी एंड सी में ही ऑप्शन था और गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। उसने जो बोला है कि भाई अगर हम वेपन बिल्डिंग पे अगर हम डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर देंगे तो इन्वायरमेंट ऑफ वॉर नहीं होगा। लेकिन ये एक फॉल्स आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब अगर हमें पीस रखनी है तो हमारे पास हथियार होने ज़रूरी हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस एनवायरनमेंट इन द एरिया। सो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली चीज़ है। और गाइज ये बहुत पुराना एक पैसेज है, ये शायद थिंक 2016 या 17 का पैसेज है जो एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गाइज आज के कुछ नए पैसेजेस जो हमें डिस्कस करने हैं। तो पहला पैसेज हमारे सामने है, हमें अजम्पशन दिए हुए हैं तीन, हमें बताना है कि कौन से अजम्पशंस वैलिड हैं या इनवैलिड है। तो पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे ना। उसने क्या बोला है, एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर दोज कमिंग ऑफ स्कूल एज, के उन बच्चों को जो स्कूल एज में आ रहे हैं उनको एक्सेस टू स्कूलिंग देना इज क्लोज टू यूनिवर्सल बट एक्सेस टू क्वालिटी एग्जिबिट्स अ शार्प ग्रेडियंट विद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। के भाई सभी लोगों के लिए एजुकेशन या स्कूलिंग प्रोवाइड कराना ये तो हम कर चुके हैं, अचीव यूनिवर्सलाइज कर चुके हैं इसको, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन दे पाना उसमें एक ग्रेडियंट देखा गया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ। कि मतलब अमीर बच्चों को तो क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है लेकिन गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। नाउ कोटाज फॉर द वीकर सेक्शंस इन प्राइवेट स्कूल्स इज अ प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड बाय द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। कि भाई वीकर सेक्शंस के लिए प्राइवेट स्कूल्स में कोटा होना ये राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का एक वो है, मतलब इनैक्टमेंट है। उसके अंदर कोटा दिए गए हैं वीकर सेक्शंस को। द कोटास हैव इम्पोज्ड अ डिबेट ऑन इश्यू ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड इक्विटी इन एजुकेशन। के भाई लेकिन इससे एक डिबेट खड़ी हो गई है सोशल इंटीग्रेशन का और इक्विटी इन एजुकेशन का, दैट प्राइवेट एक्टर्स हैड एस्केप्ड बाय एंड लार्ज द आइडिया। मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स जो फॉलो नहीं करते आ रहे थे अभी तक, उस पर एक डिबेट खड़ी हो गई थी कि भाई सोशल इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा, गरीब और अमीर इकट्ठा कैसे कर पाएंगे अगर आप दोनों को साथ में नहीं पढ़ने दोगे तो इक्विटी इन एजुकेशन और सोशल इंटीग्रेशन के लिए ही ये कोटा बनाए गए थे। द आइडिया ऑफ इगलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज इट्स प्राइमरी गोल अपीयर्स टू बी आउटसाइड द स्पेस दैट प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स इनहिबिट। कि इगलिटेरियन एजुकेशन का जो आइडिया है और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट एवरीवन फेयरली, ये जो आइडिया है ये प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स को नहीं समझ आता। देयरफॉर द इम्पोजिशन ऑफ द कोटाज हैज लेड टू रेजिस्टेंस समटाइम्स जस्टिफाइड। और इसी वजह से जो कोटाज का जो इम्पोजिशन है इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और कई बार वो जस्टिफाइड भी होता है। ठीक है चलिए तो अब इसमें assumption देखते हैं। मेकिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और रियलिटी इज द फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको देना ये तो फंडामेंटल गोल है ही, और ये उसने मेंशन भी किया, यूनिवर्सल हो चुका है, तो दिस इज करेक्ट। द प्रेजेंट इंडियन स्कूल सिस्टम इज अनेबल टू प्रोवाइड इगलिटेरियन एजुकेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इगलिटेरियन एजुकेशन नहीं दे पा रहा। एंड थर्ड, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर गवर्नमेंट स्कूल्स इज द ओनली वे टू इंश्योर एगलिटेरियन एजुकेशन। नहीं गाइस, दिस इज एन एक्सट्रीम ऑप्शन कि सिर्फ यही तरीका है एजुकेशन को कि सरकारी प्राइवेट स्कूल खत्म कर दो, सरकारी स्कूल चलाते रहो हर जगह पे। नहीं, दैट इज नॉट द आउटकम दैट वी एक्सपेक्ट। सबको इगलिटेरियन क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल बंद करके मिलने चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। सो ओनली assumption 1 and assumption 2 are valid, so option A is your correct answer. So 1 and 2 only, so option A was your correct choice here. राइट तो ऐसे पढ़ के और बहुत ही केयरफुली समझ के एनालाइज करके हमें पैसेज को सॉल्व करना होता है गाइस। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। उसने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज। तो क्या मैसेज दिया गया है वो हमें ढूंढना है। तो पढ़ते हैं गाइस। मेजॉरिटी ऑफ द टीबी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टेड इन इंडिया, A majority of the TB infected in India are poor and lack sufficient nutrition। के ज़्यादातर जो लोग जिनको टीबी होता है वो गरीब होते हैं और उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सूटेबल हाउसिंग नहीं होती उनके पास, एंड हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेंशन, और उनको प्रिवेंशन का कोई आइडिया नहीं होता, मतलब वो समझते नहीं है कि टीबी कैसे रोका जा सकता है। टीबी then devastates families, makes the poor poorer, particularly affects women and children and leads to ostracization and loss of employment। कि टीबी फिर क्या करता है, परिवार
बीमारों को तबाह करके रख देता है, गरीब को और गरीब बना देता है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है विमेन और चिल्ड्रन को, जिससे कि ऑस्ट्रासाइजेशन भी होता है, मतलब सोसाइटी में भी लोग उसको अपने साथ नहीं रखते, उसको टीबी होता है, मतलब लोग दूर रहते हैं, बीमार है ये तो ये है ऐसे करके, और फिर नौकरी भी चली जाती है कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से। सो द ट्रूथ इज दैट इवन इफ टीबी डज नॉट किल देम, हंगर एंड पॉवर्टी विल। के सच्चाई तो ये है कि अगर गरीबी से, टीबी से नहीं मरेंगे तो गरीबी और भुखमरी से मर जाएंगे ऐसे लोग। Another truth is that deep-seated stigma, lack of counseling, expensive treatment, and lack of adequate support from providers and family, coupled with torturous side effects, demotivate patients to continue treatment with disastrous health consequences. कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो स्टिग्मा है एक तो सोसाइटी में, जो लोगों के दिमाग में फंसा हुआ है कि दिमाग टीबी हो गया ये तो मरीज है, लैक ऑफ काउंसलिंग, जो काउंसलिंग की कमी, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होना, और सपोर्ट ना मिलना परिवार की वजह से और बाकी लोगों से, और कपल्ड विद साइड इफेक्ट जो होते हैं टीबी के, इससे पेशेंट जो है डिमोटिवेट हो जाता है ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने में, और इससे फिर डिजास्टर्स हेल्थ, मतलब फिर वो डेथ ही होती है सीधा उससे। तो क्या मैसेज दिया जा रहा है कि हमें सिर्फ टीबी एक बीमारी नहीं है, हमें उसमें और बहुत सारी चीज़ों को, और बहुत सारे फैक्टर्स को हमें सोचना है इसके साथ साथ। तो टीबी इज नॉट क्यूरेबल, नॉट ए क्यूरेबल डिजीज इन इंडियन सर्कमस्टांसेस, कि टीबी क्योर नहीं हो सकता कभी, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम ऑप्शन है गाइस। क्योरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, कि टीबी को ठीक करने में सिर्फ दवाइयाँ और इलाज नहीं, उसमें काउंसलिंग, सपोर्ट और हर वो चीज़ चाहिए जो सोशल स्टिग्मा हटाना और लोगों को समझा पाना कि इसके क्या प्रिवेंशन है। तो दैट्स करेक्ट। थर्ड है गाइस, सी है, गवर्नमेंट सर्वेलेंस मैकेनिज्म इज डेफिशिएंट, द पुअर पीपल हैव नो एक्सेस टू ट्रीटमेंट। कि गवर्नमेंट का सर्वेलेंस मैकेनिज्म, गवर्नमेंट की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। एंड फोर्थ, इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज लाइक टीबी ओनली when it's poverty alleviation। ये extreme option होते हैं guys, only, always, never वाले, so these are incorrect। So correct answer is definitely option B, कि curing TB requires more than diagnosis and medical treatment। इसमें हमें लोगों को प्रिवेंशन भी सिखाना पड़ेगा, उनको न्यूट्रिशन भी सिखाना पड़ेगा, काउंसलिंग भी देनी पड़ेगी, सपोर्ट देना पड़ेगा, और फिर इलाज के साथ टीबी ठीक होता है। दैट इज व्हाट इज नीडेड। सो क्योरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। सो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड पैसेज पे चलते हैं। उसने पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो क्या इन्फ्रेंस है? इन्फ्रेंस क्या होता है गाइस? अ लॉजिकल की पॉइंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज। तो पढ़ते हैं। उसने क्या दिया है? मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल। कि ज्यादातर जो इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं, ऐसी प्रजातियां जो दूसरे प्रजातियों को इन्वेड करती हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती और ना ही वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। सो दे आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल। Britain's invasive plants are not widespread, not spreading especially quickly, and often less of a nuisance than vigorous natives such as bracken। कि ब्रिटेन के जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं वो इतना जल्दी नहीं फैलते, या इतना मतलब इतनी तबाही नहीं मचाते जितने उनके नेटिव खुद के जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं, जैसे ब्रैकन है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेजिव प्लांट्स। द अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीजेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन अ रीजन। कि नई स्पीशीज के आने से हमेशा ज़्यादातर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ही बढ़ती है एक एरिया की। इन मेनी केसेस अ फ्लड ऑफ न्यू कमर्स ड्राइव्स नो नेटिव स्पीशीज टू एक्सटेंशन। बहुत सारे केसेस में तो जो नए जो इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं वो नेटिव स्पीशीज को एक्सटेंशन तक नहीं लेके जाते, उनको बिल्कुल विलुप्त नहीं कर देते वो। One reason is that invaders tend to colonize disturbed habitats like polluted lakes and post-industrial wastelands। इसका एक कारण क्या है कि जो इन्वेसिव स्पीशीज हैं वो जो वहाँ पहले ही जो नेटिव स्पीशीज हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करते, वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे कोई खाली हो ही, मतलब कुछ और हो ही ना। जैसे खाली एरियाज हो गए, पॉल्यूटेड लेक्स हो गई, या पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड हो गए, वेयर लिटिल एल्स लिव्स, जहाँ पे और कुछ नहीं पैदा होता, वहाँ पे इन्वेसिव स्पीशीज आती हैं। दे आर नेचर्स अपॉर्चुनिस्ट्स, के वो प्रकृति के अपॉर्चुनिस्ट कहलाते हैं। कि जहाँ मौका मिला, मौका परस्त जिसको हम बोलते हैं ना, जहाँ मौका मिला खाली दिखा वहाँ फैल गए, जहाँ पे दिखा पहले ही बहुत सारे स्पीशीज है वहाँ पे नहीं जाएंगे वो। तो मौका परस्त कहा गया है इनको, और ये बेनिफिशियल है, मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाते, इनके बेनिफिट होते हैं, ये कहना चाह रहे हो। तो इन्फ्रेंस क्या है? ऑप्शन देखते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज शुड बी यूज्ड टू रिहेबिलिटेट डेजर्ट एरियाज एंड वेस्टलैंड्स ऑफ अ कंट्री। ओके। लॉ अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स आर अननेसेसरी। कि लॉज नहीं बनाने चाहिए कि फॉरेन प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करो, इनके खिलाफ लॉज लॉज की, और यहाँ पे कोई पॉलिसी की बात नहीं हो रही थी। समटाइम्स द कैंपेन्स अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस। कि कैंपेन करना उनके खिलाफ पॉइंटलेस होता है, ये भी नहीं कह रहा वो, कि वे इन्वेड तो करती हैं ऑब्वियसली। फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। एग्जैक्टली। तो द करेक्ट आंसर इज कि फॉरेन प्लांट्स को यूज किया जाना चाहिए अपनी बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए, ताकि हम
ताकि हम हर तरह के प्लांट्स को देख पाएं या उनको उनके बेनिफिट ले पाएं। तो फॉरेन प्लांट्स का यूज़ किया जाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी के लिए, ना कि इन्वेड कराने के लिए। तो दैट इज द करेक्ट इन्फ्रेंस दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज। राइट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर हियर। चलिए, तो ये थे गाइज आज के आपके पैसेज। अब मैं आपको होमवर्क पैसेज देके जा रहा हूँ। अब इसमें आपने क्या बताना है कि पैसेज ने क्या आर्ग्यू किया है। मैं पैसेज पढ़ता हूँ आपके लिए, आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है गाइज। ठीक है, तो पैसेज कुछ ऐसे है आपका होमवर्क पैसेज। द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकली बीन नेग्लेक्टेड इन द प्लानिंग ऑफ आवर cities. Our cities are increasingly intolerant, unsafe, and unlivable places for large numbers of citizens, and yet we continue to plan via the old ways. The static development plan that draws exclusively from technical expertise, distance from people's life experiences and needs, and actively excluding large number of people, places, activities, and practices that are an integral part of the city. So yes guys, what does the passage seem to argue here? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़िए और बताइए कि सही ऑप्शन क्या होगा, एंड डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। चले गए, तो ये थे आज के आपके प्रैक्टिस पैसेजेस। ऐसे ही हर वीक हम आपके लिए, हर ऑल्टरनेट डे पे हम आपके लिए ऐसे पैसेजेस, ऐसे सेशन लेके आते रहेंगे, एंड दे विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस। बट इफ़ यू गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि सर ऐसे ही हमें सी सेट की प्लानिंग करनी है, हमें तैयारी करनी है उसकी, तो कहाँ से करें? तो गाइज वी हैव स्पेशल कोर्सेज फॉर यू। आपको बस क्या करना है गाइज, अपने गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके टाइप करिए edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, देख रहे हैं ऊपर आप स्क्रीन पे edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे दिखेंगे आपको हमारे सारे कोर्सेज। एंड सबसे नीचे है गाइज आपके सी सेट कोर्सेज, इन पे क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए और ये देखेंगे आपको सारे के सारे कोर्सेज। अब ये है गाइज हमारा मास्टर कोर्स, इसमें आप ब्रोशर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। बट ब्रॉडली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें गाइज आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एग्जाम से पहले, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो आप आज से देखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और डे वन से स्टार्ट कर सकते हो। आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और ये सब, और साथ साथ मेंटर टॉक मिलेगी हर वीक आपको। तो ये सब आपको मिलता है इसमें। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर सी सेट प्रिपरेशन, एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 81% डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज। द कूपन कोड इज कैपिटल इंडिया 81। और साथ में एक टेस्ट सीरीज भी है, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत फील होती है तो आप सिर्फ ये टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इसमें वीडियोस नहीं होंगी, लेक्चर्स नहीं होंगे। सो गाइस, कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव and fruitful for yourself. Now guys, if you have any doubts, if you have any queries, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you for your time and for your patience. I wish you all the success in your endeavors ahead. You are you are the future of this country, so make sure that all your efforts do not go into vain just because of a qualifying paper like CSAT. So start on time and deliver the best you can. So all the very best. Keep up the good work guys, and happy learning to all of you. Thank you. Have a good day. See you soon. Bye bye.